स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतंत्र और गणतंत्र। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। अक्सर ये शब्द सुनने के लिए आता है, बहुत सारे क्लासेस जब चलते रहते हैं तो पॉलिटी के क्लासेस में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि लोकतंत्र वर्सेस गणतंत्र में क्या अंतर होता है। उन मूलभूत अंतरों के बारे में कुछ शब्दों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि हमारी जो कंटेंट है वो हर किसी के पास पहुंचते चले और वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते तो हैं लेकिन किसी कारणवश शहरों में आने में अनुपस्थित हैं, उन तक वीडियो पहुंचे और वो अपने भावी प्रतियोगी परीक्षा को आसान बना पाए। हम लोग चलते अपने मुद्दे पे। मेरा मुद्दा है लोकतंत्र और इधर मेरा है गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में हम लोग देखते हैं मूलभूत अंतर के बारे में। तो जनरली अगर देखा जाए डेमोक्रेसी जो शब्द है, अगर देखा जाए ये अंग्रेजी शब्द जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र स्पेशल डेमोक्रेसी एक शब्द से बना हुआ है। ये हिंदी शब्द का ही रूपांतरण, इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये ग्रीक शब्द से हुआ है, डेमोक्रेटिया से हुआ है ग्रीक शब्द से, और इसका शाब्दिक जो मतलब निकलता है वो है जनता का शासन। इसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, फिर मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा ये क्या है और दोनों में क्या अंतर है। मैं इन मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, हो सकता है तभी आप बातों को आसानी से समझ पाएं। यानी कि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है, ये बहुत चर्चित परिभाषा के रूप में जो दिखाई देता है, ये अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति जो हैं जो थे अब्राहम लिंकन जी, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट लोकतंत्र के बारे में दिया गया था। वो स्टेटमेंट क्या था? जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी थे, उन्होंने 3 शब्दावली का प्रयोग किया था। उन्होंने एक शब्दावली जो दिया था वो शब्दावली था जनता का, और दूसरा शब्दावली जो था जनता के लिए, और तीसरा शब्दावली उनका है जनता द्वारा, यानी कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। इस शब्द को जरा हम लोग समझते हैं। अगर ये शब्द समझ गए तो शायद हम लोग लोकतंत्र को समझ जाएंगे। लोकतंत्र में जनरली ऐसा कहा जाता है कि जनता का शासन जो रहता है वो लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ मैंने लिखा है जनता का, इस शब्द का मतलब क्या है? जनता कौन है? ये जब बात उठेगा कि जनता कौन है तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उपस्थित चाहे जितने लोग हैं वे सारे लोग जनता तो हो सकते हैं। उनमें बहुतों अमीर होंगे, बहुतों गरीब होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ अनपढ़ लोग होंगे, कुछ उच्च वर्ग से ताल्लुकात रखते होंगे, कुछ उच्च वर्ग से ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा। ऐसे तमाम सारे धर्म, तमाम सारी जाति, तमाम सारे मजहब से जुड़े हुए लोग होंगे। ऐसे तमाम सारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। उन तमाम सारे डाइवर्सिटी जो दिखाई दे रही है, उन सबका सम्मिलित रूप जो होता है वो कहलाता है जनता। जनता कोई ऐसा चीज नहीं है, जनता मतलब किसी को पकड़ लिए कह दिए ये जनता है। जनता यानी कि एक विविधता से भरी हुई समाज, वो जनता कहलाती है। यानी कि शासन उसका होना चाहिए, उस विविधता भरी जो समरूपता दिखाई दे रही है, विविधता में भी एकता भरी समरूपता जो दिखाई दे रही है, उसका शासन की बात किया जा रहा है। दूसरा शब्द जो उनका था वो था जनता के लिए, लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते जनता द्वारा क्या होता। जनता में अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी विविधता भरी जो समाज है, जिसमें बड़े छोटे, पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, ऐसे तमाम सारे अन्य धर्म, जाति, मजहब के लोग, तमाम सारे जो लोग रहते हैं, उन लोगों में देखा जाए तो सारे लोगों को अधिकार नहीं है लोकतांत्रिक रूप से सरकार का चयन करना। ऐसा नहीं है कि सब लोग मिलकर जनता का सरकार, मतलब ये कह देंगे कि सारे लोगों ने सरकार का चयन कर दिया, ऐसा आप नहीं कह सकते। जनता द्वारा मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का जो चल रहा है, जो भी लोकतांत्रिक देश चल रहा है, उसमें वही जनता वोट डाल के सरकार को चयन करने का अधिकार रखती है जो जनता वयस्क हो गई है। ये वयस्क की जो आयु सीमा है ये समय समय पे घटता बढ़ता रहता है।
जो वयस्क की आयु सीमा है ये हर देश का अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करें अपने भारत देश का, तो हमारे भारत देश में जो वयस्क लोगों की आयु निर्धारित की गई है, ये आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। लेकिन याद रखना हम लोगों को ये है कि 1989 से पहले की अगर हम बात देखें तो शायद 18 वर्ष नहीं बल्कि ये 21 वर्ष वयस्क लोगों को माना जाता था। इस 21 वर्ष से 18 वर्ष को लाने के लिए हमारे संविधान में 61 यानी कि 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। और इस संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने 18 वर्ष के आयु के लोगों को बनाया वयस्क, और यही लोग सरकार का चयन करने का अधिकार रखते हैं। यानी कि दूसरी बात हमें समझना, जो जनता द्वारा यानी कि वयस्क लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता का यानी कि पूरी डाइवर्सिटी भरी भारत देश के जितने उपस्थित लोग हैं उन लोगों की यहाँ बात किया जा रहा है। और तीसरा ये देखना, जनता के लिए यानी कि जो चुनी हुई सरकार होगी वो जनता के हित में काम करेगी, उन विविधताओं के हित में काम करेगी, उन सारे धर्म मजहब पढ़े लिखे अनपढ़ अमीर गरीब सारे लोगों को ध्यान में रखकर कानून को लागू करेगी। वो होता है लोकतांत्रिक देश। यानी कि भारत देश में देखा जाए तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे जो संसद में जाके बैठ रहे हो या राज्य विधानमंडल में, वे लोग जो होते हैं वही सरकार का वही लोग जनता के हित के लिए कानून को लागू करते हैं, कानून को बनाते हैं, कानून को लागू भी कार्यपालिका ही करती है। अभी उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो लोकतंत्र को कुछ ये देखना हम लोगों को, अभी हम गणतंत्र बता लेते हैं, फिर दोनों में माइनर मिस्टेक बताते हैं, क्या है अंतर वो देखते हैं हम लोग। गणतंत्र को शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात कहिएगा कि कोई भी ऐसा देश हो, उस देश में जो सरकार का सबसे सर्वोच्च होगा, जो प्रमुख होगा, जो मालिक होगा, जो सबसे बड़ा आदमी होगा, वो व्यक्ति वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि वंश परंपरा के आधार पर उसको नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसका निर्वाचन किया जाएगा, उसका चुनाव किया जाएगा। यानी कि गणतंत्र को समझने के लिए आप ये कहेंगे कि सरकार का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा वो निर्वाचित होगा। अब जनता के द्वारा वो किसी भी तरह से निर्वाचित हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, लेकिन उसको जनता के द्वारा निर्वाचित होना पड़ेगा। अगर देखा जाए हमारे यहाँ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो पद हैं या शासन जो चलती है वो दो रूपों में दिखाई देती है। एक जो है वो है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसका सबसे सर्वेसर्वा जो आदमी होता है वो होता है राष्ट्रपति, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, जिसका सर्वेसर्वा जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यानी कि गणतंत्र को समझने के लिए हमें दो बात को ध्यान देना पड़ेगा। एक ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि भारत देश में प्रत्येक सरकारी जो पद होगा वो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खोला जाएगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए वो होगा। और दूसरा ये है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, जो माई बाप होगा या जो नेता होगा या जो सर्वेसर्वा होगा वो निर्वाचित होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं कि जो ब्रिटेन देश है, जो ब्रिटेन है, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं ब्रिटेन को और यहाँ रख लेते हैं भारत को। ब्रिटेन जो है, यहाँ पे ब्रिटेन में जो राजा होता है, ये राजा का निर्वाचन नहीं किया जाता है। जो महारानी होती हैं उनका निर्वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि महारानी जो यहाँ होगी, यहाँ जो भी महारानी बैठती हैं, ये महारानी जो होती हैं ये वंशानुगत होती हैं। ये क्या होती हैं? वंशानुगत होती हैं। ये महारानी वंशानुगत होती हैं, यानी कि राजा का लड़का राजा बनेगा, राजा का ही लड़का राजा बनेगा, जनता उनका चुनाव नहीं करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सरकार का भी चयन करता है, जिस सरकार को बनाने के लिए क्या करती है, जो जनता होती है वो सरकार का चयन करती है। यानी कि ब्रिटेन को देखा जाए तो ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र अवधारणा को तो अपना रहा, लेकिन प्रजातांत्रिक लोकतंत्र अवधारणा को अपनाता है। यहाँ वंशानुगत होने के नाते हम कह सकते हैं कि ये प्रजातांत्रिक है, और यहाँ जनता का चयन किया जा रहा है, इसका मतलब ये लोकतंत्र है। यानी कि हम एक भाषा में कह सकते हैं कि ब्रिटेन में हमको जो दिखाई देता है वो प्रजातांत्रिक लोकतंत्र दिखाई देता है। हम आते हैं अगर भारत देश में, तो भारत का जो प्रमुख होता है उसके पास आते हैं, भारत का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति।
इस राष्ट्रपति का हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। आप राष्ट्रपति का निर्वाचन भी पढ़ते होंगे, उसमें आप लोग देखते होंगे कि संसद के जो सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्य के जो विधानमंडलों में उपस्थित विधान सभाएं होती हैं, और साथ ही साथ यूटी जो केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले दो दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के लोग होते हैं, इन सारे जगहों के केवल निर्वाचित सदस्य जाकर के हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मनोनीत को भागीदारी नहीं दिया जाता, निर्वाचित केवल सदस्य जाकर के उनका चुनाव करते हैं। और जैसे चुनाव हो जाता है तो भारत देश में जो मुखिया है, जो माई बाप है, जो नेता है, इसका चुनाव करके भेज दिया गया, तो चुनाव किया हुआ जो व्यक्ति होता है वही उस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ भी सरकार जो बनती है, इस सरकार का चुनाव जनता ही करती है, इस सरकार का चुनाव जनता ही करती है। तो भारत को देखा जाए तो लोकतंत्र की अवधारणा को भी फॉलो कर रहा है, और भारत को देखा जाए तो गणतंत्र की अवधारणा को फॉलो कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन को देखा जाए तो प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है, भारत को देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत को देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सीधी सी बात यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। और गणतंत्र को देखा जाए तो गणतंत्र जो शब्द होता है, इसका मेन मतलब ये होगा कि राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, उस राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति का निर्वाचन होगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, वो निर्वाचित होकर के आएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आए। और ये जो अवधारणा है, इसी अवधारणा को लेकर के, ये अवधारणा जो है जनता के लिए, जनता द्वारा, आपको याद रखना कि इसी अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर के जब वो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा को पेश करते हैं, तो इन शब्द और इन परिकल्पनाओं को उन्होंने प्रियम्बल में ऐड किया, और उस पर संविधान सभा ने सहमति भी दिया। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश की लोकतंत्र की जो अवधारणा है, वो लिंकन साहब जी के दिए गए स्टेटमेंट के आधार पे ही लागू चलता। तो आप लोकतंत्र को शायद समझ पाएंगे कि लोकतंत्र में जनता भी सर्वे सर्वा हो रही है, जहां जनता के वयस्क प्रतिनिधि अपने हित के लिए चुनाव कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जो, और वो बनी हुई सरकार जो जनता के हित के लिए कानून बनाती है। और गणतंत्र में आप ये देख रहे हैं कि जो राष्ट्र का मुखिया है, प्रमुख है, वो राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत न होकर के वो क्या हो रहा है, निर्वाचित किया जा रहा। इसी तरह से कुछ शब्दावलियों के साथ और मैं मिलता हूं अपने अगली वीडियो के साथ। इतनी सारी बातों को आप कवर करते चलिए, बाकी मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो के साथ, वहां कुछ शब्दावलियों पे करता हूं आपसे चर्चा। तब तक के लिए लेता इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।